नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो भाई उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर पे तैयारी कर रहे हैं IMUCD 2026 के लिए। ठीक है, कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मतलब जो मास्टर क्लास में भी आए थे उनका कहना था कि सर हमें एक प्लान नहीं मिला कि 6 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। और मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना समझना ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से रखा हुआ है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ओके, सो लेट्स सी। नवंबर का ये ड्यूरेशन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नवंबर में अपने पास वैसे देखा जाए तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 ही हफ्ते बचे हैं मुश्किल से। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई को तो मैंने क्या किया है, मई को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं कि मई में हम प्रिपरेशन करेंगे, एंड मोमेंट पे जाकर के करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मई तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मई में सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और उसके साथ में हम टेस्ट देंगे। तो अगर आप मई का प्लान मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपको बोलूंगा कि मई में हमें क्या करना चाहिए, पूरा एक दिन लगाओ सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पे, नेक्स्ट डे पे दो अपना टेस्ट, जिस दिन टेस्ट दोगे उसी दिन करो एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद जो भी करेक्शन करने हैं या अपनी फॉर्मूला बुक में कुछ ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक, ये नाम लिख लो भाई। ठीक है, फॉर्मूला बुक में जितना ज्यादा चीजें ऐड करोगे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाओ हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, इसको अलग से लिख लो कि फॉर्मूला बुक बनानी है हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, और फिर हमें करना क्या है, करेक्शन करके हम किस में डालेंगे, फॉर्मूला बुक में, कि ये नया क्वेश्चन था, ये नया कंसेप्ट था, हमने ये प्रिपेयर किया, हमने ये प्रिपेयर नहीं किया, ये सारी चीजें करनी है। और ये करने के बाद हम फिर से कहां जाएंगे, साइकिल फिर से यहीं आ जाएगी। नेक्स्ट डे फिर से क्या करना है, रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, करेक्शन, फॉर्मूला बुक में डालो, फिर रिवीजन, इसी का रिवीजन करना है। और ये मान के चलो कि आपको 10 से 15 टेस्ट लिखने हैं, 10 से 15 टेस्ट लिखने हैं आपको मई मंथ में, जो कि IMUCD लेवल के होने चाहिए। क्योंकि जब आप ये काम करोगे ना, आप सोच करके देखो, खुद सोच करके देखो कि आप डेली बेसिस पे या 2 दिन में ऑल्टरनेट बेसिस पे या 3 दिन में एक टेस्ट लिख रहे हो और उसके बाद ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो। जब आप ये रिपीट करते रहोगे 10 बार रिपीट कर लोगे, तो जब आप IMUCD का टेस्ट देने जाओगे ना तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिख रही होगी। ठीक है, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, लोग हर एक चीज एंड के लिए डालते हैं। टेस्ट कब देंगे, एंड में। रिवीजन कब करेंगे, एंड में। प्रिपरेशन कब करेंगे, एंड में। अब यहां पे पंगा ये है कि मैं केवल IMUCD की प्रिपरेशन नहीं करनी है, यहां पे एक प्रॉब्लम और भी है कि यहां पे इन बिटवीन, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, ये जो 3 महीने हैं, इनके आसपास ही हमारे पास क्या आने वाला होगा, हमारे पास आएगा स्पॉन्सरशिप का टेस्ट। तो हमें थोड़ी बहुत उसकी भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मान लो इंटरव्यू नहीं भी आ रहा है तो भी स्पॉन्सरशिप का रिटर्न तो आ ही रहा है, तो हमें रिटर्न की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पेपर तो उसके भी लिखने पड़ेंगे ना। तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके का बनाया। देखना, नवंबर में जैसे अपने पास सब्जेक्ट कौन से, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो मैंने क्या किया, मैंने नवंबर में ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश की, छोटे छोटे, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, ITF, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, LPP। कैसे करूंगा, मेरे पास वीक 1 है तो मैं अब इसको वीकली डिवाइड करूंगा कि वीक 1 में मैं ये 2 टॉपिक खत्म करूंगा, वीक 2 में मैं ये 2 टॉपिक खत्म करूंगा। ठीक है, अभी अपने पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो ज्यादा अच्छी तरीके से। जितनी चीजें अभी खत्म कर लोगे, एंड में उतना ज्यादा फायदा रहेगा रिवाइज करने के लिए। हम भी अपनी कोचिंग क्लासेस में इसी तरीके से चलते हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस खत्म कर लें ताकि एंड में हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद, और ये मैं वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में ऐड करते हैं। जैसे अभी जो हमारा IPP 3 बैच हुआ है, उन बच्चों के साथ में जो स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं वही सेम स्ट्रेटेजी हम आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत 1-2 टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, बाकी मोरलेस सेम ही स्ट्रेटेजी है, सेम। आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए। अब दिसंबर में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिसंबर मैंने बोला पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा काम करना है और 12th का सिलेबस कवर अप कर लो सबसे पहले। तो दिसंबर में क्या करेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर मैंने डाला MOD, फिर मैंने डाला AOD और फिर डाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको भी आप वीक वाइज डिवाइड कर सकते हो। मतलब मैंने कैसे रफ प्लानर बनाया है, आप इसको जैसे मैं बॉक्स बनाते जाऊंगा ना, तो वीक 1 में, दिसंबर के वीक 1 में
लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से कवर अप होंगे। वीक 2 में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर डालो, क्योंकि फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMU CT में भी क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्पॉन्सरशिप में भी, तो स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन भी यही हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक वीक में खत्म करो, और उसके नेक्स्ट वीक में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो बहुत ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे एकदम इररेलेवेंट सा बना दिया, आराम से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये देखना होगा ना कि सर मेरा पूरे एक दिन का टाइम नहीं डिवाइड हो पा रहा है, मैं वो टाइम कैसे डिवाइड करूं, या अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाऊं, इफेक्टिव टेक्निक्स क्या, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। 100 कमेंट भी आ गए, बल्कि मैं तो ये बार रख रहा हूं 100 कमेंट, जैसे 100 कमेंट आएंगे मैं आपको अपना डे प्लान करना, इसी के हिसाब से आपको अपना डे प्लान करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जनवरी पे आते हैं। जनवरी पे देखो मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन वीक 1। फिर मैंने रखा है वेक्टर एंड 3D, वीक 2। एंड देन मैंने रखा है प्रोबेबिलिटी, वीक 3। आप बोलोगे सर वीक 4 का क्या, मैंने वीक 4 को बफर में रखा है। बफर रखना बहुत जरूरी होता है यार, हम लोग करते क्या है, पूरा का पूरा प्लान भर देते हैं, बफर कुछ नहीं रखते, जबकि बफर रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है, मान लो इनमें से कोई एक चीज ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाई, बीच में कभी बीमार पड़ गए, कहीं घूमने चले गए, कहीं कुछ भी हो गया, तो हमारे पास कम से कम एक हफ्ते का एक बफर टाइम तो होना चाहिए ताकि हम इसको खत्म कर सके। और बफर टाइम होगा और एक आध टॉपिक या एक आध चीज यहां से इधर उधर हो भी जाती है तो हम इसमें कवर अप करेंगे, और नहीं भी होती है, अगर नहीं होती सपोज करो, तो आप पूरा का पूरा एक प्रॉपर रिवीजन कर लो, इस पूरे का एक प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जब आप इसको पढ़ रहे हो तो मैंने एक टर्म बोला था फॉर्मूला बुक, इन सब की मैं मैथ्स का बता रहा हूं, अकॉर्डिंगली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश का भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कमेंट करना, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अभी इसीलिए मैं मैथ्स का बता रहा हूं। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसकी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करते चलना यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला बुक में सिर्फ फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला तो होगा ही होगा, साथ में वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपने क्लास में देखा और आपको अच्छे लगे, वो कंसेप्ट भी उसमें होने चाहिए, क्योंकि वो जब दिमाग में रहेगा और आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे होगे, आपके दिमाग में बैठा होगा, एप्लीकेशन पता होगा, तो आप एग्जाम में क्लिक कर पाओगे। और नहीं होगा तो फिर आप वही बोलोगे कि हाँ यार ये पढ़ा तो था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी नहीं आता है, फिर एग्जाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बच के चलना वहां से। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, फेब, क्योंकि अब देखो फेब तक आ गए, यहां तक अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करके, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है, अब आते हैं 11th के सिलेबस पे। मैंने बहुत बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड किया है, देखना। फेब में वीक 1 क्वाड्रेटिक, वीक 2 सीक्वेंस एंड सीरीज, वीक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, वीक 4 बाइनोमियल थ्योरम। बहुत प्यार से, वैसे देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम एक हफ्ते का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने काफी टाइम दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, बफर भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो मैथमेटिक्स में जो चीजें आती हैं स्पॉन्सरशिप में, वो ये दोनों में से ही खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत ये आ जाएगा, मैक्सिमम तो एप्टीट्यूड से ही आता है, ठीक है। ऐसे ही मार्च में आओगे, वीक 1 ट्रिग्नोमेट्री पूरा, वीक 2 पीएनसी पूरा, वीक 3 में स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वीक 4 में सर्कल। अगेन सर्कल या स्ट्रेट लाइन करने के लिए पूरा हफ्ता नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमने इतना टाइम दिया है। एंड देन जब अप्रैल में आएंगे तो हम क्या करेंगे, वीक 1 या 2 में जाकर के अपना कोनिक्स। अगेन यहां पे आपके पास 2-3 हफ्ते का बफर टाइम है। आप देखो 2-3 हफ्ते का बफर टाइम मैंने यहां पे क्यों दिया हुआ है, वो मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि आपकी स्पॉन्सरशिप के अगर रिटर्न आ रहे हो, किसी के होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिटर्न की प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि हम सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। जैसे मैथ्स का खत्म कर रहे हो, सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश का भी करोगे। हम लोग तो अपनी क्लास में क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कमेंट करना, मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके दूंगा, डेली प्लानर का भी वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं कि भाई हमारा 2 घंटे मैथ्स हो रहा है, 1.5 से 2 घंटा मैथ्स है, 1.5 से 2 घंटा फिजिक्स है, ऐसे 1 से 2 घंटा केमिस्ट्री है, एक दिन एप्टीट्यूड होता है और एक दिन इंग्लिश होता है, ऑल्टरनेट में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से 6-7 घंटे की क्लास अपनी पूरी प्लान हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है कि ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं, तो आप 3 महीने में ही खत्म कर दोगे, 3 महीने से ज्यादा लगेगा ही नहीं। एप्टीट्यूड और इंग्लिश 3 महीने में बहुत आराम से खत्म होगा।
जैसे हम प्लान करके चल रहे हैं ना, अगर हम ऐसे ही प्लान करके चले तो 3 महीने में बहुत आराम से खत्म हो जाता है। तो ये अपना प्लान है, क्योंकि जब हम यहां पहुंचेंगे, मेरा टारगेट ये कि जब हम यहां पहुंचे, फेब में पहुंचे, तो हमारा एप्टीट्यूड और इंग्लिश खत्म हो चुका हो। एप्टीट्यूड और इंग्लिश खत्म हो चुका होगा तो आप क्या करोगे, स्पॉन्सरशिप की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिटन टेस्ट लिखने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके रिटन क्लियर करने के। एंड देन मे का प्लान मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि मे में हमें क्या करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम इस तरीके से चल रहे हैं और इसी तरीके से हम काम करेंगे बच्चों के साथ में। बस यहां पे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके साथ में फायदा ये होता है कि उनको एवरी सैटरडे, अगर मान लो कभी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर लगाना है वो लगा देते हैं। सैटरडे संडे मतलब वीकली एक टेस्ट है उनका श्योरली। अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनका एक काउंसलिंग सेशन है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, उनको क्या ट्रिक्स बतानी है, क्या टेक्निक्स बतानी है, एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस एंड करेक्शन के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हो, 21 नवंबर इज द लास्ट डेट, ठीक है। और अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मैंने पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दी है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। हाँ, फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर डेली का प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको डेली का भी प्लान बताऊंगा कि आपको डेली अपना पूरा दिन कैसे प्लान करना चाहिए ताकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत आराम से खत्म हो जाए। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।